नमस्कार। मैं प्राध्यापक धन्य कुमार बिराजदार महाराष्ट्र सोलापुर से सबसे पहले आपको हार्दिक अभिवादन करता हूँ। बहुत दिनों के बाद मैं एक नया विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसे कि आप जानते होंगे कि वर्तमान में विश्व के सामने एक सबसे बड़ी समस्या है कोरोना की और लॉकडाउन की समस्या। तो इसी बात को लेकर साहित्य और समाज इसकी चर्चा तो हम करते हैं, परंतु कोरोना के परिप्रेक्ष्य में साहित्य और समाज इस विषय पर मैं कुछ बातें आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। मनुष्य का जन्म समाज में होता है, वह समाज में पलता है, बढ़ता है तथा समाज में रहकर ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को आकार देता है। समाज में ही मनुष्य विविध अनुभूतियों तथा गतिविधियों से अपने व्यक्तित्व को विकसित करने का प्रयास करता है तथा समाज में रहकर ही मनुष्य अपने आप को सुरक्षित पा सकता है। अपने अस्तित्व का एहसास वह समाज में रहकर ही करता है। अपना पूर्ण विकास, अपनी अभिव्यक्ति तथा अपनी रक्षा के लिए मनुष्य समाज का ही आधार लेता है। जब समाज की बात करते हैं तो प्रश्न उठता है कि समाज का अर्थ क्या है। समाज सर्वज्ञात शब्द हैं और व्यापक शब्द हैं, जिसमें किसी एक धर्म, जाति, पंथ, भाषा, भूषा आदि का विचार न करते हुए समस्त मानव जाति का विचार किया जाता है। समाज में रहकर ही मानव विभिन्न संबंध बनाता है और अपना जीवन सफल बनाता है। व्यक्ति और समाज का यह संबंध आदिकाल से रहा है, आदिम युग से रहा है, क्योंकि व्यक्ति के बिना समाज का निर्माण नहीं हो सकता है और समाज के बिना व्यक्ति अपना विकास नहीं कर पा सकता है। इतना ही नहीं, समाज में रहकर ही मनुष्य धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष रूपी 4 पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकता है। अतः व्यक्ति और समाज का यह संबंध आदिम काल से रहा है। साहित्यकार भी समाज का ही एक अंग होता है। वो समाज से प्रभावित होता है। समाज से प्राप्त अनुभूति की अभिव्यक्ति वह साहित्य में करता रहता है। सामाजिक परिवेश से संपृक्त साहित्यकार समाज का अवलोकन कर सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करता है तथा समाज को स्वस्थ बनाए रखने में अपना योगदान रहता है। इसीलिए तो काव्य में शिवेत रक्षते कहा जाता है। स्थूल रूप से विचार किया जाए तो समाज का अर्थ सामूहिक संगठन है। इस सामूहिक संगठन में लोग अपना मतभेद भूलकर समूह बनाकर, दल बनाकर एकत्रित रहते हैं। इस दृष्टि से समाज का अर्थ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विशिष्ट भूखंड में स्थापित वह समूह है जिसमें व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा भी की जाती है। समाज में परस्पर सहयोग के साथ अस्तित्व, प्रजनन, रक्षण तथा अनुशासन आदि का निर्वाह होता रहता है। वैश्वीकरण के युग में समाज की यह व्याप्ति राष्ट्र तक और राष्ट्र से विश्व तक पहुंच रही है। अर्थात एक तरह से यह वसुधैव कुटुंबकम का ही नया रूप है। अंतर इतना ही है कि वसुधैव कुटुंबकम में प्रेम, दया, शांति का विचार किया जाता है, जबकि वसुधैव कुटुंबकम के स्थान पर वैश्वीकरण में अर्थ माने कि धन का विचार किया जाता है। साहित्य हमेशा वसुधैव कुटुंबकम का ही विचार करते आया है। जिस तरह व्यक्ति और समाज का संबंध है, इसी तरह साहित्य और समाज का भी संबंध रहता है। साहित्य और समाज का यह संबंध अनवरत रहा है। वर्तमान समय में साहित्यकार के साथ साथ हम अपने घरों में रहते हुए साहित्य क्या है इसकी हम चर्चा करते हैं। समाज की भयावह परिस्थिति को हम देख रहे हैं। पूरा विश्व आज कोरोना के प्रकोप से आपातकालीन स्थिति में विषाणु से समाधान पाने के लिए प्रयास कर रहा है। अमेरिका, इंग्लैंड, खाड़ी प्रदेशों के साथ साथ रूस, पाकिस्तान जैसे कई देशों में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हाँ, यह भी सही है कि
इसमें जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात इम्यूनिटी पावर अधिक है, वे लोग स्वस्थ शरीर तथा मनोबल के कारण कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर अस्पतालों से छुट्टी लेकर घर जाते हुए नजर आ रहे हैं। फिर भी समाज में कई लोग अपने अपने घरों में रहते हैं, अपने अपने घरों में बंद रहते हुए लॉकडाउन का सदुपयोग करने के लिए विचार कर रहे हैं। वो पूंजीपति वर्ग है, वह लैंडलॉर्ड वर्ग है। परंतु दूसरी ओर यदि विचार किया जाए, मजदूर वर्ग है, परिश्रम करने वाला वर्ग है, कामगार वर्ग है, कारीगर वर्ग है, जो रोज काम करते होंगे तभी उनका पेट पलता रहता है, भरता रहता है। और ऐसी अवस्था में उनके हाथ में कोई काम नहीं है। रोजगार के अभाव में उन गरीबों की रोटी की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जो स्वाभाविक है। सरकार द्वारा राशन देने का विचार किया गया, परंतु मात्र राशन देने से तो पेट नहीं भरता है। सरकार एक और काढ़ा, च्यवनप्राश आदि का सेवन करने के लिए कहती है, तो विचार करने की बात आ जाती है कि सरकार तो काढ़ा नहीं दे सकती है, सरकार तो च्यवनप्राश नहीं दे सकती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार जब बात नहीं दे सकती है, तो मजदूर इसकी व्यवस्था कैसे करेंगे? तो यह एक प्रश्न जो है अपने सामने नजर आता है। इतना ही नहीं, कोरोना की वजह से सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षिक, साहित्यिक, धार्मिक, कृषि क्षेत्र, उद्योग, व्यापार, सारे के सारे क्षेत्र और मनोरंजन क्षेत्र भी आज पूरी तरह से प्रभावित नजर आता है। साहित्यकार जब समाज को देखते हैं तो उनके मन में कई प्रश्न उठते हैं कि लॉकडाउन की घोषणा के बाद विदेश में बसे भारतीयों को सम्मान के साथ भारत बुलाया गया, परंतु भारत में ही रहने वाला जो मजदूर वर्ग हैं, जो अपने घर से किसी दूसरे राज्य में रोजी रोटी के लिए चला गया हो, लॉकडाउन घोषित होने के बाद उसे घर तक जाने का अवसर भी नहीं दिया गया। जब वह मजदूर वर्ग अपने गांव की ओर लौट रहा था तो उनके सामने कई समस्याएं आ गई। यदि लॉकडाउन घोषणा करने से 3-4 दिन पहले मजदूरों को अपने अपने गांव भेजा जाता तो शायद प्रवासी मजदूरों का चित्र अलग देखने के लिए मिलता। सरकार सबका हित देखती है, परंतु मजदूरों की क्या समस्याएं हैं वे ही जानते हैं। कई मजदूर साइकिल से गांव लौटते हुए नजर आए, तो कई मजदूर दूध के टैंकर में बैठकर चोरी चोरी छुपके अपने गांव की ओर जाते हुए नजर आए। और उन मजदूरों के सिर पर पूंजी के रूप में क्या था? एक प्लास्टिक की बाल्टी और एक रोटी की पोटली, इसके सिवा बाकी और कुछ नहीं। माने कि उन मजदूरों के पास यदि कुछ है तो सिर्फ पूंजी के रूप में प्लास्टिक की बाल्टी, प्लास्टिक की थैली और 1-2 रोटियों की वो छोटी सी जो पोटली। सोचने की बात है, जब एक और संपन्न वर्ग लॉकडाउन को ऐशोआराम का अवसर मान रहा है, कई दिनों के लिए अपने घर में रहते हुए टीवी देखता है, हर तरह का व्यंजन बनाकर खाता है, तो दूसरी ओर मजदूरों की परिस्थिति कैसी बनी है। इतना ही नहीं, इस कोरोना के कारण किसान भी प्रभावित हुए। कारण यह था, बाजार में ग्राहकों का अभाव नजर आया और ऐसी अवस्था में किसान ने जो फसल ली वो बाजार ले तो गया, परंतु ग्राहकों के अभाव में कई किसानों ने फसल बाजार में ही फेंक दी, अनाज बाजार में फेंक दिया। परंतु इसके विरोध में कई किसानों ने जहाँ जहाँ भी शिविर लगे हुए हैं, कोविड सेंटर लगे हुए हैं, वहाँ मुफ्त में फसल बांटने का काम किया। हम देखने का प्रयास करते हैं कि कई लोग कोरोना का परिवेश देखते हुए लॉकडाउन के कारण लोकांत के बदले एकांत का समय मिला हुआ है, एक अच्छा अवसर है, ऐसा कहते हुए अपने घर में बैठकर लोग जीवन यापन कर रहे थे। वह संपन्न वर्ग था। अब जीवन का सही अर्थ जानने में एक प्रश्न मेरे सामने खड़े हो जाता है, क्या लोकांत के बदले एकांत, माने कि समाज से दूर रहकर कोई व्यक्ति रह सकता है? यदि एकांत में ही कोई जीवन बिता सकता हो तो उसके लिए समाज की आवश्यकता क्या है? आखिर व्यक्ति और समाज का यह संबंध ऐसा क्यों है?
जैसे कई प्रश्न अपने सामने दिखाई देता है। इस कोरोना के कारण जो है रिश्तों में भी बहुत कुछ दूरी नज़र आ रही है। मनुष्य ने हर तरह से प्रयास किया कि अपने आप को कोरोना से बचाएं। इसका परिणाम लोगों के मन पर होता रहा। कई घरों में तनाव निर्माण होता रहा। इतना ही नहीं, घर में पति पत्नी, भाई भाई, पिता पुत्र और कई रिश्तों में वहाँ पर जो है कई जगह आत्मीयता नज़र आई, तो कई जगह एक ही घर में दो दो तीन तीन पीढ़ियाँ साथ में रहने के कारण, मनमुटाव निर्माण होने के कारण रिश्तों में दूरी पे नज़दीक आती रही। इस कोरोना के भय के कारण लोग किस प्रकार अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे थे, ये भी सोचने वाली बात है। पीपीई किट पहने जब डॉक्टर अपने घरों की ओर लौटते थे अस्पताल से छुट्टी लेकर, तो घर में पत्नी और बच्चे तक उन्हें छूने का विचार नहीं करते थे। बेचारे डॉक्टर घर के बाहर ही बैठकर जो है स्नान करते और तब अपने घर में प्रवेश करते। इतना ही नहीं, इस कोरोना की वजह से समाज में स्वच्छता का एक संदेश फैला हुआ है। लोगों ने अपने आप को स्वच्छ रखने का, साफ सुथरा रखने का प्रयास किया और कोरोना की वजह से 2020 में प्रदूषण कम हो गया था और कहा जाता है कि जालिंधर से हिमालय पर्वत भी दिखाई दे रहा था। ये जो कोरोना है, इसके कारण समाज, राजनीति, धर्म, शिक्षा, हर क्षेत्र पूरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। और आजकल हम देख रहे हैं कि 30 करोड़ 32 करोड़ लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया है और इस वैक्सीनेशन को लेकर भी आजकल राजनीति और राजनीतिक हंगामा हमें दिखाई दे रहा है। हमें इस जैविक विश्व युद्ध से विश्व को बचाना है और मानवता की रक्षा करनी है। जैसा हम ये सोचते हैं, ठीक इसी प्रकार साहित्यकार भी सोचते रहते हैं। यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पत्रकार और साहित्यकार इन दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। पत्रकार जो बात आज देखते हैं, तुरंत दूसरे दिन समाचार पत्रों में सारी खबरें आ जाती हैं, समाचार आ जाते हैं। परंतु साहित्यकार की अपनी दूरदृष्टि होती है। यह आज की घटना नहीं है। मैं कलम चला रहा हूँ, इसका आने वाले वर्ष 2-4 वर्षों में क्या क्या परिस्थितियाँ बनेंगी, ये पूरा चिंतन करते हुए वे लेखन करते रहते हैं। ये जो कोरोना काल है, इस कोरोना काल में बहुत सारे लोगों ने साहित्य सृजन करने का काम किया है। मैं पहले अपनी बात रखना चाहता हूँ। इसी कोरोना काल में पिछले वर्ष 2020 में जून महीने के अंतिम सप्ताह में मेरा एक कहानी संग्रह प्रकाशित हो गया। इस कहानी संग्रह का नाम ही है लॉकडाउन। इस लॉकडाउन नामक कहानी संग्रह में मैंने कोरोना कालीन परिस्थिति का पूरा चित्रण किया है। भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित इस कहानी संग्रह में मैंने कोरोना कालीन परिस्थिति का चित्रण किया है। चीन के वुहान शहर से फैला हुआ विषाणु किस तरह दुनिया के विभिन्न देशों में फैल गया और किस प्रकार लोग प्रताड़ित हो गए, रिश्तों में किस प्रकार जो है दूरियां नज़र आ रही है। इसके साथ डॉक्टरों का योगदान, स्वच्छता कर्मियों का विचार, मास्क का महत्व और कोरोना की वजह से घर में किस प्रकार लोगों ने कहीं कहीं आत्मीयता बरतने का प्रयास किया, तो कहीं कहीं किस प्रकार कोरोना की वजह से रिश्तों में तनाव निर्माण होता गया। इन सारी बातों को लेकर ये कहानी संग्रह प्रकाशित हो गया है। इतना ही नहीं, लॉकडाउन नामक इस कहानी संग्रह में एक कहानी है जिसका नाम है पवित्र कार्य। एक वेश्या के मन में विचार आ जाता है कि मैं भी कुछ समाज के लिए योगदान दूं, और मैंने अपने जीवन में इतने दिनों तक अपने देह की बिक्री करते हुए अर्थार्जन किया है, उस पूंजी का सदुपयोग मैं आज समाज के लिए न करूं तो मेरा जीवन व्यर्थ जाएगा। ये सोचते हुए अपने जीवन में चंदा इकट्ठा करते हुए पहली बार वो पवित्र कार्य करती नज़र आती है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ, जिसमें प्रेम कहानी भी है, प्रेम में कोरोना का चित्रण भी नज़र आता है, और कोरोना काल में किस प्रकार मनुष्य प्रताड़ित हो गया है इसका भी पूरा चित्रण है। तो ऐसी अलग अलग कहानियाँ इस लॉकडाउन नामक कथा संग्रह में हमें दिखाई देती है।
मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि इस कहानी संग्रह का आज अंग्रेजी तथा कन्नड़ भाषा में अनुवाद भी चल रहा है। एक दूसरा उपन्यास कोरोना का लेकर मैंने पढ़ा है। डॉक्टर नीरजा माधव जी का यह उपन्यास। इस उपन्यास में कोरोना कालीन समाज का पूरा चित्रण हमें नजर आता है। इसमें क्या है, इसमें किस प्रकार आज कोरोना की वजह से मृत व्यक्ति की अवहेलना हो रही है, इसका पूरा चित्रण यहाँ एक पात्र है जिसका नाम है मधु विद्या। वो एक टीवी एंकर है जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। मधु विद्या के पति प्रोफेसर है और उनके साथ में गांव में माँ विधवा है, एक भाई पुलिस क्षेत्र में काम करता है। इन सब के आसपास उपन्यास का कथा परिवेश पूरा घूमता रहता है। जब 2 छोटे छोटे बच्चे कोरोना की वजह से संक्रमित हो जाते हैं और घर में जब घर की ओर एम्बुलेंस आता रहता है तो किस प्रकार उनकी मनस्थिति बन जाती है, उस संवेदना का पूरा चित्रण यहाँ पर नजर आता है। इतना ही नहीं, भारतीय समाज में विवाह एक सम्मानपूर्वक होने वाला संस्कार माना जाता है और इस विवाह के साथ साथ मृत्यु का संस्कार भी उतना ही सम्मानपूर्वक किया जाता है। विधि के अनुसार अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि क्रिया होती रहती है, परंतु आज कोरोना महामारी के कारण मृत्यु भी अपमानजनक ढंग से हो रही है। इसका पूरा जो है लेखा जोखा इस उपन्यास में, कोरोना शीर्षक उपन्यास में यहाँ पर है। ABS पब्लिकेशन वाराणसी से प्रकाशित यह उपन्यास नजर आता है। इसके साथ मैंने और एक पुस्तक पढ़ी है, यह है खबरदार बाहर कोरोना है। यह एक डायरी है। इस डायरी में मेरे मित्र बलजीत सिंह जी ने यहाँ इस डायरी में 25 मार्च 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक जो रोज़ की अलग अलग घटनाएं, जिन जिन देशों में, जिन जिन राज्यों में, जिन जिन नगरों में जो भी घटनाएं हुई है, उन घटनाओं का लेखा जोखा करने के साथ साथ अपने घर में किस प्रकार कौन कौन से परिवेश में वे जीते रहें, अपने गांव में कैसा माहौल बना रहा, इसका पूरा चित्रण यहाँ इसमें दिखाई देता है। इतना ही नहीं, एक और पुस्तक मेरे पढ़ने में आई है, डॉक्टर सुरेश चंद्र शुक्ल जो नॉर्वे में रहते हैं, तो कोरोना काल में प्रकाशित उनकी कृति लॉकडाउन शीर्षक से है। इतना ही नहीं, मैंने एक सुंदर ही पुस्तक पढ़ी है जिसका नाम है कोरोना विकराल, कवि आचार्य भगवत दुबे जी का कोरोना केंद्रित प्रथम काव्य संग्रह है। कोरोना कालीन लघु कथाएं भी हमें नजर आई जिसका संपादन श्री सतीश राठी जी ने किया है और हरिगंधा की एक विशेषांक निकला हुआ है। संपादक हैं डॉक्टर पूर्णमल गौड़ जी। इसके साथ मैंने और एक दोहा संग्रह पढ़ा है जिस दोहा संग्रह का नाम है बदल गए दस्तूर। इस बदल गए दस्तूर शीर्षक दोहा संग्रह में डॉक्टर रामनिवास मानव जी ने कोरोना कालीन परिवेश का पूरा चित्रण किया। हरियाणा के प्रोफेसर डॉक्टर रामनिवास मानव जी, उनका दोहा संग्रह बदल गए दस्तूर बहुत ही सुंदर, मैंने पूरी पुस्तक पढ़ी है। उसमें कवि ने अलग अलग आयामों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। उन्होंने इस दोहा संग्रह में परिवेश, परिवार तथा मन में व्याप्त विभीषिका का चित्रण किया है, अवसाद का चित्रण किया है। कवि कहते हैं, आस पास सारे रहें रहते फिर भी दूर, आस पास सारे रहें रहते फिर भी दूर, पल में घर परिवार के बदल गए दस्तूर। इतना ही नहीं, कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु के बढ़ते प्रमाण को देखने के बाद कवि निम्न दोहा लिखते हैं, लावारिश लाशें कहीं, लावारिश लाशें कहीं और कहीं ताबूत, लावारिश लाशें कहीं और कहीं ताबूत, पग पग यहाँ विनाश के बिखरे पड़े सबूत।
इतना ही नहीं, कोरोना काल में देवताओं की तरह, ईश्वर की तरह, देवपुत्र की तरह डॉक्टर जो योगदान दे रहे हैं, उन सारी बातों को लेकर कवि ने कुछ दोहे यहाँ पर लिखे हुए हैं। मैं उसमें एक दोहा आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। साधन कम खतरे बहुत, कठिन बड़े हालात। साधन कम खतरे बहुत, कठिन बड़े हालात। देवपुत्र फिर भी जुटे, देवपुत्र फिर भी जुटे, सेवा में दिन रात। हम देख रहे हैं कोरोना काल में आवागमन पर, यातायात पर प्रतिबंध लगाया गया था। कर्फ्यू चारों ओर नजर आ रहा था, और उस स्थिति में कवि ने दो पंक्तियां बहुत ही सुंदर लिखी है। गई कहाँ वह भावना, गया कहाँ वह नेह, अपने ही करने लगे अपनों पर संदेह। यातायात करते हुए लोग जाने के लिए तैयार नहीं और अपनों पर भी संदेह करने लगे। उसका पूरा चित्रण यहाँ पर कवि ने किया। इतना ही नहीं, घर के बाहर भी लोग नहीं जा पाते हैं, और रोटी की व्यवस्था कैसी होगी? घर के बाहर भूख है और घर के बाहर मौत है। तब कवि ने कहा है, घर के भीतर भूख है, घर के बाहर मौत। घर के भीतर भूख है, घर के बाहर मौत। करे प्रताड़ित जिंदगी, बनकर उल्टा सौत। चारों ओर में तालाबंदी नजर आ रही है। इस तालाबंदी पर भी कवि का सुंदर दोहा। तालाबंदी ने किया पूरा चक्का जाम, पेट भला कैसे भरे तुम ही बताओ राम। तो इनके साथ बहुत सारे लोगों ने कविताएं लिखी है, किसी ने छोटी मोटी रचनाएं लिखी है। तो एक कवि लक्ष्मण दान जी ने अपनी कविता में कहा है, कोरोना से डरना मत, लापरवाही करना मत। बन विजयी कालजा, ध्यान विपत्ति धरना मत। जिजीविषा की जोत जगा, बेसुध होकर मरना मत। अंडमान में रहने वाली हमारी परिचित एक बहन डॉक्टर एन लक्ष्मी जी ने सुंदर पंक्तियाँ लिखी है। उनका कहना है, दो जोड़े कपड़े बस काफ़ी है, दो जोड़े कपड़े बस काफ़ी है, घर में रहने की अब मजबूरी है। भूल गए थे सब रिश्ते जो सारे, फिर निभाने उन्हें अब बारी है। कोरोना कोरोना हो तुम मेरी प्यारी बहना, जान न लेना अब माफ़ कर देना। रखेंगे अब इस धरती को बचाकर, पशु पक्षी पेड़ और मनुष्य बराबर। तो इस तरह उनका कहना है। इसके साथ साथ एक कहानी संग्रह मुझे पढ़ने में आया है, जिसका नाम है नई सुबह की ओर। डॉक्टर मंजुला चौहान जी का कहानी संग्रह। इस कहानी संग्रह की कुछ कहानियाँ ऐसी है जिसमें कोरोना कालीन चित्र नजर आता है। इसमें कहानी का नाम है पिंकी का फ़ोन। लॉकडाउन जैसे ही घोषित हो गया, आईटी क्षेत्र में काम करने वाले कई इंजीनियरों को निष्कासित कर दिया गया, और ऐसा ही बेरोजगार रमेश के मन में विचार आ जाता है कि मैं आत्महत्या करूं। आत्महत्या करने का विचार मन में आ गया। जिसने अपने गले में फांसी का फंदा लगा लिया, तभी फ़ोन की घंटी बजने लगती है और वो फ़ोन उठा लेते हैं तो पता चलता है कि एक छोटी सी बालिका है जो सहायता के लिए पुकार रही है। तो तब वो रमेश खुद सोचता है कि जीवन आत्महत्या करने के लिए नहीं, तो किसी की रक्षा करने के लिए है। वे उस पिंकी की सहायता करते हैं, उसे अस्पताल में भर्ती करते हैं, यहाँ तक कि आगे चलकर सामाजिक संस्था के माध्यम से वे लोगों की सहायता करते हुए नजर आता है। यहाँ खुद लेखिका ने अपने वाक्य के द्वारा सुंदर संदेश दिया है। शायद पिंकी का ही जीवन बचाने वाली देवी के रूप में पिंकी प्रकट हो गई थी। बेरोजगार रमेश ने इस दौरान जो लोग मुसीबत में हैं उनकी मदद करने के लिए संस्था की स्थापना की। ये बात हमें यहाँ दिखाई देती है। एक दूसरी कहानी मुझे पढ़ने में आई उनकी, लॉकडाउन कहानी। इस लॉकडाउन कहानी में डॉक्टर आकाश हैं। डॉक्टर आकाश की पत्नी अंजलि तथा बेटी बंटी एक परिवार में रहते हैं। उनके यहाँ काम करने के लिए जो औरत आती है उसके बच्चे बीमार हैं, और तब किस प्रकार पत्नी अंजलि उनकी सहायता करने का प्रयास करती है उसका चित्रण किया गया है। और इस कहानी में और एक मजदूरन है जो बर्तन मांजने के लिए आती है।
नौकरानी शांता, तो उसे काम से निकाल दिया जाता है। चौका बर्तन करने के लिए आने वाली महिलाओं को काम से निकालने के बाद उनकी विभीषिका क्या है वही जानते हैं। इस कहानी में डॉक्टर आकाश का एक सुंदर वाक्य जो मेरे मन को कहीं न कहीं स्पर्श करके चला गया, वह कैसा है, मेरी ड्यूटी अभी पूरी नहीं हुई है। जब तक ये वायरस जड़ से खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं ड्यूटी करता रहूँगा। ये सुंदर वाक्य। इतना नहीं, और एक कहानी इसमें मुझे पढ़ने में आई, 2020 का वर्ष, इसमें स्वच्छता का महत्व कैसा है दर्शाया गया। एक बूढ़े ने पहले अपने मुख पर जो है कपड़ा बांध लिया। लोगों ने उसकी ओर संदेह भरी नज़र से देखने का प्रयास किया, उसकी ओर देखकर हंसते रहे। पर बाद में जब कोरोना का प्रकोप बढ़ता गया, लोगों ने उस बूढ़े का स्वच्छता का महत्व किस प्रकार है ये देखते हुए अपने चेहरे पर मास्क बांधना शुरू कर दिया। मुझे भी हुआ है कोविड-19, ये एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसमें लेखिका जानकर किसी की सहायता नहीं करना चाहती है। वो सोचती है यदि मैं किसी की सहायता करूं और मुझे कोरोना हो जाए तो। अपने कार से बाहर जाने वाली लेखिका नायिका जब बाहर निकलती है, उसने कहीं रिक्शा की भिड़ंत को देखा और उसे सहायता के लिए पुकारा जाता है, फिर भी लेखिका सहायता नहीं करती है। परंतु थोड़ी देर बाद उसके मन में विचारा जाता है कि यदि मैं संवेदना न बरतूं तो मानवता लुप्त हो जाएगी। यही विचार उनके मन में आ जाता है। तब जो है स्वयं कहानी की नायिका कार से नीचे उतरती है, उनकी सहायता करती है। ऐसी बहुत सारी रचनाएं आज हमें कोरोना कालीन परिवेश में लिखती हुई नजर आती है। लोग लिख रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आगे चलकर एक ऐसा भी समय आ सकता है, शोध निर्देशक अपने शोध विद्यार्थियों को कि कोरोना के परिप्रेक्ष्य में या कोरोना कालीन लिखा गया साहित्य पर शोध कार्य करने के लिए जरूर कहेंगे। इतना ही नहीं, एक ऐसा भी समय आ सकता है, हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में अलग अलग नामकरण किया, अब कोरोना काल को लेकर भी भविष्य में नामकरण हो सकता है। कोरोना पूर्व काल, कोरोना पश्चात काल, ऐसा भी हो सकता है। संक्षिप्त में मैं कहना चाहता हूँ कि जिस कोरोना ने आज मानवता को संक्रमित किया है और उस कोरोना पर अलग अलग आयामों से साहित्यकार, लेखक अपनी रचना के माध्यम से समाज में सकारात्मक विचार निर्माण करते हुए इस कोरोना से जूझने का एक साहस देने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि साहित्यकार का यह योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद।